अगले एपिसोड के लिए 30 लाइक और 10 से 15 कमेंट्स करो वरना अगला एपिसोड अपलोड नहीं होगा। दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब वीडियो विवरण में लिंक। नई कहानियां मेरे दूसरे चैनल पर अपलोड की जाएंगी। 45 अली ने क्यों मारा सम्राट को। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माई पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माई पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूँगा और इस कहानी को माई पैशनेट लव की तरह पूरा करूँगा। मिनिमम 20 कमेंट्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड्स। ईशा की आंखें गीली हो चुकी थी तो वही सम्राट जैसे ही बाथरूम में आया और खुद को फ्रेश करने लगा। उसने खुद को मिरर में देखा तो उसके बियर्ड कुछ बढ़ चुके थे जिन्हें देख वह शव करने के लिए अपना रेजर उठा लेता है और चेहरे पर शेविंग फोम लगाकर जैसे ही अपनी दाढ़ी बनाने को हुआ कि तभी अचानक ही बाथरूम की लाइट चली गई। ऐसा होते ही सम्राट हैरान रह गया। इससे पहले वह कुछ समझता कि तभी की दर्द भरी आवाज उस बाथरूम में गूंज उठी थी, जिसे सुनते ही कमरे में मौजूद ईशा बुरी तरह घबराकर बाथरूम का दरवाजा पीटने लगी। सुनिए सम्राट, सम्राट क्या हुआ? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? सम्राट जवाब दीजिए सम्राट। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में चाहत डॉक्टर के केबिन के बाहर अपने नंबर आने का वेट कर रही थी कि अचानक ही उसकी नज़र सामने से आ रहे है अली पर पड़ती है, जो लगातार अपने साथ चल रहे डॉक्टर से बात कर रहा था। ओके डॉक्टर, मैं चलता हूँ। अगर दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ऑफ कोर्स मिस्टर अली, ये भी कोई कहने वाली बात है। इन फैक्ट हम लोग तो आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आ गए और पेशेंट की जान बच गई। आप तो जानते ही हैं ये ब्लड ग्रुप कितना रेयर है, जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो हम लोग एडवांस में अपने कुछ डोनर्स से बात करके रखते हैं, पर कभी कभी डोनर्स किसी सिचुएशन में आकर ब्लड डोनेट नहीं कर पाते और ऐसे में हम डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। पर आप जैसे बेस्ट सिटीजन हम लोगों की प्रॉब्लम को हल करने में और मासूम लोगों की जान बचाने में हमारी हेल्प करते हैं। वैसे ये पेशेंट की फैमिली की तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंट है आपके लिए। ये पेशेंट की बेटी ने दिया है। वह चाहती थी कि वो पर्सनली मिलकर आपको थैंक्स का है, पर जैसा कि आपने हमारे सामने शर्त रखी हुई है कि आप किसी भी पेशेंट या उसकी फैमिली से मिलना नहीं चाहते बल्कि अपनी आइडेंटिटी हाइड रखना चाहते हैं, ये समझते हुए हमने उनकी फैमिली को आपके बारे में कुछ नहीं बताया और इसीलिए आपका स्पेशल थैंक्स कहने के लिए पेशेंट की फैमिली की तरफ से यह छोटा सा गिफ्ट है। प्लीज़ आप इसे रख लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर एक प्यारा सा हाथ से बना हुआ भालू की चेन आमिर अली को देते हैं। अली को वह की चेन बहुत पसंद आया था। हालांकि वह किसी भी पेशेंट की फैमिली से कोई भी गिफ्ट या पैसे नहीं लेता था, बल्कि वह अपनी खुशी से लोगों को ब्लड डोनेट करता था, लेकिन वह इस प्यार से गिफ्ट को आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। पेशेंट की फैमिली से कहिए गए कि मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया और मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। ऑफ कोर्स मिस्टर अली, बाय द वे नाइस टू मीट यू। मी टू डॉक्टर। ओके नाउ एक्सक्यूज मी। इतना कहकर आमिर अली वहां से चले गए तो वहीं उन्हें भी अस्पताल में देखकर हमारी प्यारी चाहत घबराते हुए दुपट्टे से अपने फेस को कर लेती है और जल्दी से एक पिलर के पीछे छुपी हुई थी। या खुद आमिर भाई जान को भी इसी अस्पताल में आना था। कहीं उन्होंने हमें देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हमें तो डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाना था। और इससे पहले चाहत आगे कुछ कहती कि तभी अचानक ही उसकी नज़र अस्पताल के कॉरिडोर में तेजी से स्ट्रेचर पर लेटे हुए दर्द से चीखते चिल्लाते हुए एक इंसान पर गई। डॉक्टर डॉक्टर कहाँ मर गए? डॉक्टर जल्दी आओ बच्चों, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर है समबडी, प्लीज हेल्प। सम्राट सम्राट आप परेशान ना हो, हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज हेल्प कीजिए। कहते हुए ईशा लगातार स्टेशन के बराबर में चल रही थी। इस वक्त उसकी आवाज में घबराहट और आंखों में आंसू थे तो वही सम्राट स्ट्रेचर पर बुरी तरह घायल अपने चेहरे को हाथों में ढके हुए पड़ा था। उन दोनों के पीछे पीछे बुआ जान, नाज बेगम और हमारी क्यूट मरियम भी थी।
जो अपने हाथ में चिप्स के पैकेट लेकर लगातार उन लोगों के पीछे पीछे दौड़ रही थी। और अचानक ही उन लोगों को अस्पताल में देखकर चाहत घबराकर दोबारा पिलर के पीछे छुप गई। तभी डॉक्टर की टीम कुछ हॉस्पिटल स्टाफ के साथ उन लोगों के सामने आई और उन्हें ज्वाइन करती है। इन्हें जल्दी से सर्जिकल वार्ड में ले चलिए, ब्लड काफी लॉस हो रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर अब सभी लोग बोर्ड के बाहर खड़े थे और डॉक्टर सम्राट का अंदर इलाज कर रहे थे। और वही अचानक घर के सभी लोगों को अस्पताल में देखकर चाहत घबराते हुए दोबारा पिलर के पीछे छुपते हुए बोली, या खुदा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? आज ही घर के सभी लोगों को इसी अस्पताल में आना था, और यह सम्राट जीजू के साथ क्या हुआ? वह अभी अभी तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर पहुंचे थे। खैर जो भी हो, लेकिन अब हम क्या करें? चाहे जो भी हो, अब इतने सारे लोगों के अस्पताल में रहते हुए हम अपना इलाज तो नहीं करवा सकते। हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। अगर गलती से भी हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो 10 सवाल करेंगे, और हमारे सुपर हीरो अगर उन्हें पता चला कि हमें कोई बीमारी है तो पक्का वह हमें तलाक दे देंगे। वैसे भी उन्हें तो बहाना चाहिए हमसे अलग होने का। नहीं, अगर उन्होंने हमें छोड़ दिया या हमारे बदले हुए बालों के रंग और हरी आंखों के कारण हमें बदकिस्मत या डायन चुड़ैल समझकर घर से बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? कोई है भी तो नहीं हमारा इस खानदान के बिना? चाहत घबराते हुए, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। फिलहाल हमें यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर चाहत घबराते हुए तेजी से वहाँ से निकल गई तो वही आमिर अली, जो कि हॉस्पिटल के कैफे एरिया से एक कोल्ड कॉफी खरीद कर निकल ही रहे थे कि अचानक ही वो एक झटके में किसी से टकराया, और सामने खड़ी एक लड़की, जो कि काफी घबराई और परेशान लग रही थी, के हाथों से कुछ दवाइयां के प्रिस्क्रिप्शन गिर गए। ओह सॉरी, वह मैंने देखा नहीं। और आप ठीक तो है मिस? कहकर अली ने जैसे ही अपनी नज़र उठाकर सामने देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने ईशा बहुत ही परेशान जल्दी जल्दी दवाइयां को बटोर रही थी। ईशा की आंखों में आंसू थे, जिसे देखते ही अली घबराकर एक झटके में हैरान होकर बोला, ईशा जी, आप इस तरह रो क्यों रही हैं और इस तरह घबराई हुई क्यों है? आखिर बात क्या है? ओह मैं भूल गया, आपके हस्बैंड वह ठीक तो है ना? लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उनका तो आज डिस्चार्ज होने वाला था ना? अचानक अली के सवाल पूछने पर ईशा जल्दी जल्दी दवाइयां उठाते हुए एक नज़र अली को देखते हैं और फिर अपना सामान बटोरकर जल्दी से वहां से भागते हुए बोली, हम आपको बाद में बताते हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। इतना कहकर वह दवाइयां लेकर वहां से निकल गई और उसे जाता हुआ देख अली परेशान था। वही थोड़ी देर बाद सम्राट का ट्रीटमेंट हो चुका था। डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए कह रहे थे, लेकिन सम्राट बुरी तरह घबरा कर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, मेरा चेहरा देखना है, छोड़ दो मुझे। सम्राट पैनिक कर रहा था कि तभी ईशा वहां पहुंची और सम्राट को चिल्लाता हुआ देखकर दवाइयां डॉक्टर की तरफ देते हुए सम्राट को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, सम्राट प्लीज इस तरह चिल्लाना बंद कीजिए, आपको हट होगा, प्लीज सम्राट शांत हो जाइए, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अचानक ईशा के टच को महसूस कर सम्राट गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, शट अप, तुम मुझे भाषण देना बंद करो और मुझे बताओ कि मेरे साथ ये किसने किया? तुम तो कमरे के बाहर थी ना, तो कौन था वह? कहीं कहीं तुमने तो मेरे साथ, हाँ तुम ही हो जिसने मेरा ये हाल किया है, पिछली बार भी तुम ही थी। इसका मतलब तुम मुझसे बदला ले रही हो और फिर मेरे हिसाब से अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा तुम्हारी। सम्राट को खुद पर इल्जाम लगाते हुए देखकर ईशा को बहुत बुरा लग रहा था। वह दुखी मन से रोते हुए सम्राट को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, सम्राट यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? अरे आप हमारे शौहर हैं। हाँ शौहर, जो ना तो तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट रखता है और नहीं तुम्हें प्यार करता है, बल्कि धोखे से तुम्हारे साथ शादी की थी, जिसकी वजह से आज तक तुम्हारी माँ और तुम्हारी फैमिली तुमसे खफा है, और इसी वजह से तुम हमसे इस बात का बदला लेना चाहती हो। तुम हमें तिल तिल कर मारना चाहती हो और ये चाहती हो कि कोई तुम्हें इसकी सजा भी ना दे, इसलिए तुम सबके सामने अच्छी बनती हो और पीछे से हम पर ही हमला करती हो। तो हमें क्या लगता है हम तुम्हारी इस चाल में आ जाएंगे? कभी नहीं, हम सब समझते हैं।
और हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम अपनी चाल में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। हम तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगे, तुम रुको अभी। इतना कहकर सम्राट गुस्से से अपनी एक अधूरी आंख से किसी तरह पास में रखे हुए एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से एक तेज धार की चाकू उठा लेता है और इसी चाकू से वो ईशा पर हमला करने ही वाला था जब अचानक ही ईशा घबरा कर अपनी आंख बंद कर लेती है। डॉक्टर और नर्स हैरानी से सम्राट को देख रहे थे। इससे पहले वो लोग कुछ एक्शन लेते अचानक ही सम्राट ने ईशा के ऊपर हमला कर दिया, पर तभी खुशकिस्मती से किसी ने सम्राट का हाथ हवा में रोक लिया। सम्राट आंखें बड़ी किए हुए सामने खड़े इंसान को देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी और चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा क्रॉस का निशान बना हुआ था। उसके पूरे चेहरे पर पट्टी लगी हुई थी, बस हल्की सी एक आंख ही खुली थी, जिससे वह बड़ी मुश्किल से सामने खड़े आदमी को देखा है, जो कोई और नहीं अली था। उसने ईशा के ऊपर हुए जानलेवा हमले को तुरंत अपने एक हाथ से रोक लिया और वह चाकू अब अली के हाथ में था। उसने धार वाले हिस्से से चाकू की नोक को ही पकड़ लिया था, जिससे अली का हाथ बुरी तरह घायल हो गया और उस हाथ से ब्लड बह रहा था। तो वही अली अपनी गुस्से भरी ब्राउन आंखों से सम्राट को घूर रहा था। सम्राट, जो कि गुस्से भरी नज़र से कभी अपने चाकू तो कभी अली को दुकुर रहा था, दांत पीसते हुए अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अली की पकड़ चाकू पर और भी ज्यादा कसती जा रही थी और ब्लड तेजी से फ्लो पर गिर रहा था। और अचानक ही अली ने एक झटके में सम्राट को दूर धकेला। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईशा पर हमला करने की? तुम्हारी इतनी जर्रत कि तुम जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें, कहकर अली ने गुस्से से सम्राट के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी जगह पर खड़ा किया और उसे खींचकर पंच मारने ही वाला था जब ईशा जल्दी से घबराकर उन दोनों के बीच में आ गई। नहीं प्लीज अली, ऐसा मत कीजिए, खुदा के वास्ते शांत हो जाए। यह अभी बहुत गुस्से में है, इसीलिए ये सब। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती तभी सम्राट गुस्से से ईशा और अली को घूरते हुए चिल्लाकर बोला, हाँ बस यही देखना बाकी रह गया था। देखो तो जरा कितनी बेशर्मी के साथ हमारे ही सामने अपने आशिक से हमें पिटता हुआ देख रही है और फिर अच्छा बनने का नाटक कर रही है। अरे बस भी करो तुम लोग, तुम्हें क्या लगता है हमें ये सब समझ में नहीं आता? सब समझ में आता है हमें। अच्छा, अब हमें मालूम हुआ कि तू हमें हम पर हमला करने वाले आदमी का नाम क्यों नहीं बता रही थी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि तेरा यह आशिक ही था, जो तेरे इशारे पर बार बार हम पर हमला कर रहा है। तू ये सब हमारे साथ कर रही है ये तो हमें अब पता चल ही चुका है, लेकिन क्यों कर रही है? ये कहकर सम्राट ने कुछ सोचा और फिर जोर जोर से ताली बजाते हुए लगभग गुस्से में भी हंसते हुए बोला, हा हा हा, आई नो वाओ व्हाट अ मास्टर गेम। अब हमें सब समझ में आ गया, तू हमारे साथ शादी में खुश नहीं है क्योंकि तेरी नज़रों में तो हम काइंड ऑफ अयाश आदमी है। तू अब हमसे पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन तुझे तो दुनिया के सामने अच्छा स्वीट बनना है, इसलिए तो सब कुछ हमारे ऊपर ही थोपना चाहती है और इसलिए तूने ये प्लान बनाया है। कमीनी बसजात, शर्म नहीं आई तुझे ये सब? और इससे पहले सम्राट आगे कुछ कहता, अली को उसे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से दांत पीसते हुए गुस्से से सम्राट के कॉलर को पकड़ लेता है और उसे दोबारा पंच मारने ही वाला था जब ईशा उसे रोते हुए बोली, नहीं प्लीज सम्राट जी, ऐसा ना करें, ये गलत है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। अभी इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए इस तरह गुस्सा कर रहे हैं। प्लीज हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप यहाँ से चले जाए, हम अपना मामला खुद संभाल लेंगे। क्या संभाल लोगी तुम ईशा? यह इस तरह के घटिया इंसान को तुम कभी नहीं संभाल सकती, क्योंकि यह इंसान सुधरने वाला नहीं है। काफी लंबे वक्त से जानते हैं हम इसे और इसकी अयाशी को। काश तुमने इसे मोहब्बत करने से पहले एक बार इसके बारे में जान लिया होता, तो आज तुम्हारी जिंदगी नरक ना बनती। तुमने अपनी जिंदगी को खुद ही जहन्नम बनाया है और आज भी बना रही हो, इस जैसे घटिया इंसान के दिए हुए दर्द और तकलीफ को सहते हुए। वैसे हमें कहना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी कहते हैं, आप एक नंबर की निहाया ही बेवकूफ़ लड़की है। अरे माना कि उस वक्त आपकी आंखें नहीं खुली, तो कम से कम अब तो खोल लीजिए और देखिए यह इंसान कितना घटिया है। सच तो यह है कि जुल्म करने वाले से बढ़कर गुनहगार जुल्म को सहने वाला होता है। प्लीज संभल जाइए।
और तुम घटिया इंसान, शर्म करो, अपनी इतनी शरीफ बीवी के ऊपर घटिया इल्जाम लगाते हुए तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। देखो हम वार्निंग दे रहे हैं, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना अगर हमारे सटक गई ना तो तुम्हें पटक पटक कर मारेंगे। और इतना मारेंगे कि अब तक तुम्हें जो वहाँ है कि तुम्हारी ये हालत हमने की है, हमारे हाथों की मार खाने के बाद तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आज तक जितने लोगों का इलाज हमारे ट्रीटमेंट से हुआ है वह दोबारा कभी किसी बीमारी के मरीज नहीं हुए। बेहतर होगा अपना एटीट्यूड बदल लो, वरना अगर हम बदलने पर आ गए तो तुम्हारे चेहरे ही नहीं बल्कि बदन के हर एक हड्डी का नक्शा बदल देंगे। चलते हैं ईशा, और हाँ याद रखना अगर इस इंसान ने दोबारा तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो अगली बार हम तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुकेंगे। इतना कहकर अली गुस्से से वहां से निकल गया और उसके जाते ही जहां ईशा की आंखों में एक अजीब सी हिम्मत थी, सम्राट की आंखों में ख्वाब था, तो वही दरवाजे के बाहर खड़ी नाच बेगम और मरियम के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वह दोनों तो अली को कुछ इस कदर देख रही थी जैसे मानो उनके सामने एक उम्मीद भरा रास्ता हो। तो वही हुआ, जान अपना मुंह अजीब सा कड़वा करते हुए बोली, बाज सी नजर है हमारी। 46 रेहान क्यों तोड़ रहा है चाहत का दिल। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माई पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माई पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूँगा और इस कहानी को माई पैशनेट लव की तरह पूरा करूँगा। मिनिमम 20 कमेंट्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड्स। बेहतर होगा अपना एटीट्यूड बदल लो, वरना अगर हम बदलने पर आ गए तो तुम्हारे चेहरे ही नहीं बल्कि बदन के हर एक हड्डी का नक्शा बदल देंगे। चलते हैं ईशा, और हाँ याद रखना अगर इस इंसान ने दोबारा तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो अगली बार हम तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुकेंगे। इतना कहकर अली गुस्से से वहां से निकल गया और उसके जाते ही जहां ईशा की आंखों में एक अजीब सी हिम्मत थी, सम्राट की आंखों में ख्वाब था, तो वही दरवाजे के बाहर खड़ी नाच बेगम और मरियम के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वह दोनों तो अली को कुछ इस कदर देख रही थी जैसे मानो उनके सामने एक उम्मीद भरा रास्ता हो। तो वही हुआ, जान अपना मुंह अजीब सा कड़वा करते हुए बोली, बाज सी नजर है हमारी। ये लड़का अली आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। कहते हुए वह शक भरी निगाहों से ईशा को देख रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ चाहत हॉस्पिटल से घर आ गई थी, बट वो थोड़ी परेशान और खोई खोई थी क्योंकि आज वो डॉक्टर से नहीं मिल पाए और अब उसकी फिक्र ये थी कि वह अपनी परेशानी का हल कैसे निकाले। इसी असमंजस में वो अपने कमरे में जाकर फ्रेश होती है और हमेशा की तरह बस किसी मूरत की तरह चलते हुए किचन में चली जाती है जहां नाज बेगम सर्वेट की मदद से डिनर रेडी करवा रही थी। तो चाहत आगे बढ़कर, नाज खाला लाए, हम आपकी हेल्प करा दे। ओके बेटा, तुम ये चिकन फ्राई कर दो, हम इतने में बाहर देख कर आते हैं विहान आया या नहीं। इतना वक्त हो गया, इस लड़के का कोई अता पता ही नहीं है, कहकर नाज बेगम वहां से चली गई और चाहत गरम गरम तेल की कढ़ाई में चिकन फ्राई करने लगी। लेकिन इस दौरान भी वह कहीं खोई खोई सी थी। अब हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। चाहत अपने आप में ही परेशान किसी रोबोट की तरह बिना किसी एक्सप्रेशन कम कर रही थी, इस बात से बेखबर कि गैस पर रखी कढ़ाई हिल रही है, उसका बैलेंस बिगड़ रहा है। अचानक ही करछी डालने से कढ़ाई डिसबैलेंस हो जाती है और सारा गरम तेल चाहत के ऊपर गिरे। इससे पहले ही वो डर कर आंख बंद कर लेती है और जोर से चीखती है और डर के मारे जमीन पर गिर जाती है। लेकिन कुछ पल तक चाहत को अपने ऊपर दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ और ना ही कुछ गिरने की आवाज आई, जिसके बाद वह धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसे कुछ नहीं होता और कढ़ाई बिल्कुल सही रखी हुई थी। या अल्लाह, ये हमें क्या हो रहा है, हम खुली आंखों से सपने देख रहे हैं या फिर सच में ऐसा हुआ था, तेल गिरा था या नहीं। वो सोच ही रही थी तभी नाज बेगम किचन में आती है और उनकी आवाज से चाहत का ध्यान टूटता है। चाहत बेटा, चिकन फ्राई हो गया। अरे आप नीचे फर्श पर क्या कर रही हैं? ये सुनते ही चाहत जल्दी से अपनी जगह से खड़े होकर बात संभालते हुए बोली, जी खाला, हो गया। ओके बेटा, डिनर ऑलमोस्ट सब रेडी है तो हम बाहर डाइनिंग टेबल पर इसे लगा देते हैं।
इतना कहकर नाज बेगम खाने के कुछ बॉल और प्लेट लेकर जाने लगी और चाहत भी उनके पीछे पीछे निकल गई। वह लोग डिनर अरेंज कर ही रहे थे जब नाज बेगम की नज़र चाहत के पैर पर जाती है। अरे चाहत बेटा, आपकी पायल कहाँ गई? आपने उतार दिया है क्या? तो चाहत की नज़र अपने पैर जाती है तो चाहत परेशान होते हुए, हमारी पायल, अरे ये कहाँ गई? हमने तो पहन रखी थी, शायद कहीं गिर गई होगी। आप रुकिए, हम ढूंढ कर लाते हैं। वो अपनी चेयर से उठने लगती है। तभी नाज बेगम, अरे बेटा परेशान नहीं हो, मिल जाएगी, पहले डिनर करो फिर ढूंढ लेना। चाहत मासूम फेस बनाकर नाज खाला को देखते हुए, सॉरी खाला, पता नहीं कैसे गुम हो गई। अरे मेरा बच्चा, आप परेशान नहीं हो, मिल जाएगी, और अगर नहीं मिली फिर भी कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरे सेट है, हम वह दे देंगे आपको। ओके अब डिनर करो। तभी बुआ जान मुंह बनाते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे मरहूम भाई जान करोड़ों की जायदाद छोड़कर गए हैं, जिसे जितना लूटाना है लूटाओ। वो कौन सा जन्नत से आकर यहाँ हिसाब किताब पूछने वाले हैं? बाज सी नज़र है हमारी, हमने तो कुछ कहना ही बंद कर दिया है। बाबा जान जरा बचकर रहिएगा, देखना कहीं लोग खैरात बांटते हुए आपका सब कुछ नीलम ना कर दे। और बुआ जान की बात को सुन दादा जान गुस्से से उन्हें कुछ कहने ही वाले थे जब दरवाजे के एंट्रेंस से इंटर करता हुआ रेहान अपनी गरजती हुई आवाज में बोला, उसकी फिक्र आप ना करे बुआ जान, ये खानदान है, जब वहाँ ये चंद मुफ्तखोरों को पाल सकता है तो घर पर दिन रात डिनर और लंच प्रिपेयर करने वालों को तो पल ही लगा। और रेहान के ये शब्द सुनते ही सभी लोगों का ध्यान दरवाजे की तरफ गया, जहां रेहान अपनी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ तेजी से अपने कमरे की तरफ जा रहा था। और उसकी बात को सुनकर जहां एक तरफ चाहत, नाज बेगम, मरियम और बेहान के चेहरे पर स्माइल आ गई, तो वही बुआ जान और जिया का मुंह बन गया। वह गुस्से से अपनी हाथों की मुठियां कसते हुए दिल है दिल में बोली, ये लड़का इस 2 टके की लड़की का कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें जिया से बात करनी होगी, अब हम खामोश नहीं बैठ सकते। बाज सी नज़र है हमारी और हमें सब नजर आ रहा है। इतना कहकर वो गुस्से से डाइनिंग टेबल से उठने लगी जब अचानक ही उनकी नज़र फ्राइड चिकन पर गई और उसे देखकर वह मुंह बनाते हुए बोली, अरे वाह, चिकन फ्राई देखने में तो टेस्टी लग रहा है। टेस्टी क्यों नहीं लगेगा, हमारे चाहत ने जो फ्राई किया है, लीजिए ट्राई कीजिए। नाज बेगम स्माइल करते हुए उनके आगे ट्रे कर देती है तो बुआ जान मुंह बनाते हुए, नहीं तुम ही खाओ, हमें भूख नहीं है। इतना कहकर वह अपने कमरे की तरफ चली गई और उनके पीछे पीछे जिया भी चली गई। तभी रेहान को ऑफिस से आया हुआ देखकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर अब उसके आने का वेट कर रहे थे। कुछ देर तक जब रेहान वापस नहीं आया, दादा जान ने इंटरकॉम पर कॉल कर रेहान को इन्फॉर्म किया, रेहान आप खाना खाने नीचे क्यों नहीं आ रहे, हम आपका कब से वेट कर रहे हैं। नहीं दादा जान, आप खाना खा लीजिए, हम इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए थे तो बस बाहर से खाकर ही आए हैं। ये सुनते ही दादा जान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अब खाने पर कंसंट्रेट करते हुए बाकी लोगों से बोले, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, रेहान खा चुके हैं। ये सुनते ही सभी लोग चुपचाप खाना खाने लगे, लेकिन चाहत का चेहरा एक बार फिर मायूस हो गया। देखते ही देखते चाहत ने बुझे दिल के साथ अपना खाना कंप्लीट किया तो वही बुआ जान के कमरे में जिया और बुआ जान दोनों माँ बेटी मिलकर कुछ खिचड़ी पका रही थी, जिसके बाद उन लोगों के होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सम्राट अपने बेड पर बैठे हुए गुस्से से दांत पीसते हुए दिल ही दिल में खुद से बोला, कोई चाहे कुछ भी कहे, हम जानते है कि कोई तो है जो हमसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। और वह जो कोई भी है खानविला में ही रहता है। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, कसम खुदा की हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसका पता लगाकर रहेंगे और जिस दिन हमें उसके बारे में पता चला हम उसकी जिंदगी उस पर ही बोझ बना देंगे। इतना कहकर वह बेड के एक कोने में रखे हुए स्टील की प्लेट में अपना रिफ्लेक्शन देखता है। इसके बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो चुके थे क्योंकि उसकी एक आंख फूट चुकी थी और चेहरे पर बड़ा सा क्रॉस का निशान था जो उसके एक आंख से दूसरे जॉलाइन तक और दूसरी आंख से पहले जो लाइन तक जा रही थी।
इतना गहरा कट जिसके कारण उसके चेहरे पर चारों तरफ बैंडेज हुआ था और एक अधखुली आंख से ही वह खुद को देख पा रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और शैतानियत साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ चाहत अपने कमरे में आकर एक बार फिर गुमसुम बिस्तर पर लेट जाती है। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, वह अपने आप को काफी कमजोर और अकेला महसूस कर रही थी। अचानक ही वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी पीछे से मरियम आकर चाहत को कंसोल करती है। चाहत, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, तुम तो बुआ जान को जानती हो, वो हमेशा ऐसा ही बिहेव करती है। तभी चाहत मरियम को देखकर, मरियम, हमें बुआ जान की बात का बुरा नहीं लगा, हमें सुपर हीरो के बिहेवियर से बुरा लग रहा है। क्या हुआ, सचमुच हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते? अरे नहीं चाहत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो जानती ही हो वो कितने खड़ूस है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि घर के सभी लोगों के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं, इसलिए तुम्हें उनकी बातों को ज़्यादा दिल से नहीं लगना चाहिए। हमारी मानो तो तुम अपनी कोशिश करती रहो, क्योंकि हमने सुना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा, फिलहाल वह सब बातें छोड़ो और चलो सोते हैं, आखिर तुम्हें सुबह कॉलेज भी तो जाना है। और मरियम के हिम्मत देने पर चाहत एक गहरी सांस लेकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मरियम, क्या आज की रात तुम हमारे साथ सो सकती हो? हमें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। तो मरियम मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं मेरी जान, बस 10 मिनट्स हमें दो, हम अभी आते हैं। इतना कहकर मरियम अपने कमरे में आकर तकिए के नीचे से एक बार फिर ग्रीन लीफ उठाकर खाती है और कड़वा सा मुंह बनाते हुए खुद से बोली, सभी चीज़ों में एक यही है जिसका टेस्ट हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर भी हर दिन खाना पड़ता है, या खुद पता नहीं इससे हमारी जान कब छूटेगी। हाँ, इतना कहकर वह मुंह बनाते हुए वापस चाहत के कमरे में आती है और चाहत को हग कर उसके पास ही सो जाती है। अगले दिन गर्दन में दादा जान शाम की कॉफी पी रहे थे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। दादा जान का रूटीन था, वो शाम की कॉफी के साथ भी न्यूज़पेपर पढ़ते थे। वही रेहान भी दादा जान के पास आकर बैठ जाता है, जिसे देख दादा जान एक गहरी सांस लेते हुए, क्या बात है बरखुदार आज इस टाइम घर पर? तभी रेहान अपना लैपटॉप सामने टेबल पर रखते हुए उस पर कुछ काम करते हुए बोला, जी दादा जान, आज क्लाइंट के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो घर से ही करनी थी, सो आई थॉट घर पर हूँ तो आपके साथ कॉफ़ी एंजॉय की जाए। तो दादा जान मुस्कुराते हुए, जरूर बेटा। तभी वहाँ जिया आ जाती है और रेहान को सामने देख स्माइल करते हुए, सलाम नाना जान। गुड इवनिंग रेहान। जिया के सलाम का नाना जान बस हाँ में सर हिलाकर जवाब देते हैं, पर रेहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी जिया चेहरे पर फीकी मुस्कान लेते हुए, अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या हम नाना जान आपसे कुछ बात कर सकते हैं? हम कहो। नाना जान की आंखें अभी भी न्यूज़पेपर में थी और यह शोनिया धीरे से रेहान के बगल में जाकर बैठ गई। रेहान ने उसे अपनी गोल्ड नज़र से देखा, लेकिन फिर उसे इग्नोर किया। हाँ कहो, क्या बात करनी है जिया? जी वह नाना जान, एक्चुअली बात यह है कि आप तो जानते हैं हमारा बा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने बिजनेस में स्टडी की है और अब हमें इंटर्नशिप की ज़रूरत है, तो हम सोच रहे थे क्यों ना हम इंटर्नशिप के लिए ऑफिस ज्वाइन कर ले। बाहर एक्सपीरियंस से बेहतर होगा कि हम रेहान के अंदर कम करें, प्लीज़ नाना जान मना मत कीजिएगा। और यह सुन दादा जान की आंखें जो कि न्यूज़पेपर पर गड़ी हुई थी, धीरे से वह अपनी पेपर फोल्ड कर रेहान की तरफ देखते हैं और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, बेल्जियम, इससे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसा कि तुम जानती हो यह ऑफिस रेहान का है, तो बेहतर होगा तुम रेहान से एक बार इस बारे में पूछ लो। ये सुनते ही जिया रेहान की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। रेहान उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था कि तभी उसे अपने कानों में पायल के छन छन की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही उसके कान एक्टिव हो गए और उसने धीरे से अपनी नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा, जहां चाहत अपने हाथ में कॉफ़ी और स्नैक्स की ट्रे लिए उन्हीं लोगों की तरफ आ रही थी, जिसे देखते ही रेहान धीरे से है में सर हिलाते हुए बोला, ओके, कल से ऑफिस आ जाना। तभी जिया खुश होते हुए, ओह थैंक यू सो मच रेहान, तुम बहुत अच्छे हो। जिया एक झटके में अपनी जगह से खड़े होकर रेहान के गले लग गई और उसकी इस हरकत पर रेहान अचानक ही हैरान रह गया।
उसके हाथों की मुट्ठी फंस गई और चेहरे पर अचानक ही एक्सप्रेशन चेंज हो गए जिसे दादा जान भी नोटिस कर रहे थे। इससे पहले रेहान कुछ रिएक्ट करता अगले ही पल चाहत जो कि कॉफी की ट्रे लेकर उन लोगों की तरफ आ रही थी उसके चलते हुए कदम रुक गए और हाथ अचानक ही कांपने लगे। उसकी आंखों में नमी आ गई, वह धीरे से अपनी नज़र झुका लेती है और चाहत को देख रेहान अपनी आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। वह धीरे से जिया को अलग करते हुए बोला, बस बस ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। रेहान ने जैसे ही जिया को खुद से अलग किया चाहत बड़ी मुश्किल से हिम्मत बटोरकर एक बार फिर उन लोगों की तरफ आती है और सभी के सामने काफी सर्व करती है। जब जिया चाहत को देखते हुए उसे जानबूझकर सुनने की कोशिश करते हुए स्माइल कर बोली, ओ रेहान मैं बात नहीं सकती, मैं तुम्हारे साथ ऑफिस ज्वाइन करने के नाम पर कितनी एक्साइटेड हूँ। रेहान अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या सुबह मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ प्लीज़। वह क्या है ना, ऑफिस मेरे लिए नया है तो रेहान की नज़र जो कि लैपटॉप पर थी लेकिन वह तिरछी नज़र से चाहत को ही नोटिस कर रहा था। चाहत के चेहरे पर दुख भरे एक्सप्रेशन देख बोला, ठीक है शार्प 8:00 क्लॉक रेडी रहना। और यह सुनते ही जिया के चेहरे पर एटीट्यूड स्माइल आ गई। वही चाहत मायूसी से कॉफ़ी का मग आगे बढ़ाते हुए, आपकी कॉफ़ी। तभी रेहान कोल्ड वॉइस में, हमें नहीं चाहिए, अब हमारा मूड नहीं है, कहकर वह चुपचाप चाहत को इग्नोर करके वहां से चला गया। दादा जान हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है अगर आप। रेहान की बात सुन दादा जान भी धीरे से न्यूज़पेपर फोल्ड कर उसके पीछे पीछे चले गए। अब गार्डन में सिर्फ चाहत और जिया थी। इसके बाद जिया चेहरे पर एटीट्यूड स्माइल लिए चाहत को देखकर, छू छू क्या हुआ, रेहान ने काफ़ी नहीं पी। कोई बात नहीं मुझे दे दो मैं पी लेती हूँ, इतने प्यार से जो तुमने बनाई है। वे लगता है अब तुम्हारी औकात इस घर में सिर्फ चाय कॉफ़ी सर्व करने वाले सर्वेंट की तरह ही रह गई है। बेहतर होगा खुद को यहाँ की रानी समझना बंद करो और अपनी औकात में आ जाओ, तुम कभी भी हमारी बराबरी नहीं कर सकती समझी। यू 2 टके की लावारिस लड़की। इतना कहकर वह चाहत के हाथ से मग लेकर एक सिप लेती है और उसे आई विंक कर इतराती हुई वहां से चली जाती है। और चाहत बस वही खड़ी खुद पर हंस रही थी, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में नमी थी, मानो उसके शरीर में जान न हो। रेहान का बिहेवियर चाहत को तोड़ रहा था, बट वो हार मानने को तैयार नहीं थी। तो दोस्तों आखिर क्या चल रहा है रेहान के दिमाग में, क्या वह चाहत के हौसलों को तोड़ने में कामयाब हो पाएगा? यह हार जाएगा? उसकी मासूम मोहब्बत के सामने जानने के लिए बने रहिए कहानी में।